अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक। मैं एक मिनट देखिएगा, मैं स्क्रीन शेयर। ओके, मेरी स्क्रीन विजिबल है? यस मैम। ओके, हम बेसिकली ये है कि हम अभी राइटिंग मॉड्यूल हमने लाइक 2 दिन हो गए हैं हमें स्टार्ट किए हुए। तो हम फर्दर इसी को कंटिन्यू करते हैं। हमने जैसे कल एक हम एग्जाम्पल भी देख रहे थे। असल में बात ये है कि जब तक हमें उसका पूरा क्राइटेरिया आइडिया ना हो कि हम कौन सी चीज़ को किस तरह से हमें लिखना चाहिए, तो हम नहीं कर सकते। हम वो राइटिंग प्रॉपर राइटिंग नहीं कर सकते। जैसे हम कह सकते हैं कि हमने 4 पैराग्राफ्स बनाने हैं, किसमें कौन सी चीज रिक्वायर्ड है, तो वो चीज हम नहीं कर सकते। तो उसके लिए पर्पस ये है कि हम पहले जो उसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उन चीजों को हम पहले अंडरस्टैंड कर रहे हैं। तो हम जो है वो बेसिकली फिर से एक बार जो है वो आइल्स राइटिंग टास्क 1 है, हम वहां से एक स्टार्ट लेते हैं और हम देखते हैं कि हमें इसमें जो मेन रिक्वायरमेंट्स हैं फर्स्ट टास्क की वो क्या क्या हैं। पहली बात तो ये कि जैसे आप सबको पता है कि हमारे पास राइटिंग में 2 टास्क दिए जाते हैं। पहला टास्क जो है वो हमें कोई भी एक डायग्राम दी जाती है जिसके बारे में हमें अपनी इंफॉर्मेशन जो जिसको डिस्क्राइब करना होता है सिंपली। जो भी उसमें हमें इंफॉर्मेशन गिवन होती है हमने उसको अपने लाइक एक गुड स्ट्रक्चर्स में एक अच्छे सेंटेंसेस की फॉर्म में उसको एक्सप्लेन करना होता है। और जो सेकंड होता है ऑफ कोर्स वो एक ऐसे होता है जिसको हम बाद में उसको डिस्कस करेंगे, उसकी डिफरेंट टाइप्स को भी डिस्कस करेंगे और उनको हम देखेंगे कि कैसे हम उन्हें लिख सकते हैं। ओके, जो फर्स्ट पार्ट है उसमें सिंपली जैसे हमने बात की कि डिफरेंट जो है हमारे पास डायग्राम्स हो सकती हैं। तो पहले हम देख लेते हैं कि वो किस तरह की डायग्राम्स हैं जो कि हमें वहां पे अवेलेबल होंगी या हम लाइक जो गिवन हो सकती हैं। तो जैसे यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर हम जो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं हमारे पेपर में वो कोई फ्लो चार्ट भी हो सकता है। अगर जैसे हम अभी इसको देखें तो एक फ्लो चार्ट है। लाइक हम सब ग्रेजुएट्स हैं और हमने ये चीजें पढ़ी हुई हैं कि फ्लो चार्ट किस तरह से वर्क करता है। ऑफ कोर्स अगर हम इस फ्लो चार्ट की बात करें तो यहाँ पे डिफरेंट स्टेप्स यहाँ पे इन्होंने एक्सप्लेन किए हुए हैं कि कुछ कोई चीज है वो पहले एक्सट्रैक्ट की जा रही है, फिर उसकी मैन्युफैक्चरिंग की जा रही है जो डिफरेंट प्रोसेस से होकर एक स्पेसिफिक फॉर्म जो है वो ऑब्टेन कर लेता है। उसके बाद क्या है, उसको एक किसी जगह पे उसको स्टोर किया जाता है उस चीजों को जो भी हमने मैन्युफैक्चर्ड हमारी प्रोडक्ट होगी उसको, फिर उसके बाद उसकी पैकेजिंग की जाती है और एट द एंड डिलीवरी की जाती है। तो इस तरह से एक फ्लो चार्ट की डायग्राम होती है जिसको अगर हमने सिंपली आइडेंटिफाई करना हो कि ये कौन सी फार्म है तो उसमें हम देख सकते हैं कि जो हमारे एरो हेड्स होते हैं बेसिकली वो यूज हो रहे होते हैं और वो हमें एक डायरेक्ट कर रहे होते हैं कि आपने इसको किस तरह से रीड करना है बेसिकली। तो आई थिंक सो हम सब लोग इस चीज से फेमिलियर हैं कि ये किस तरह की डायग्राम अगर इस तरह से आए तो हम उसको लाइक किस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। वन बाय वन हमने एक एक स्टेप को जो है वो लेकर चलना होता है और एक्सप्लेन करना होता है। तो ये एक टाइप है इस तरह की जो डायग्राम है वो आ सकती हैं। अच्छा, पहले हम सिंपली जो है इनकी टाइप्स को देख लेते हैं। फिर हमारे पास है एक लाइन ग्राफ जो है वो हमें मिल सकता है। लाइन ग्राफ में ऑफ कोर्स जैसे आप देख सकते हैं कि इसमें हमारे पास एक डिफरेंट लाइंस दी हुई हैं। एक लाइन दी होती है लेकिन उसका क्या होता है, उसका जो फॉर्मेट होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। वो एक स्ट्रेट लाइन भी हो सकती है, वो थोड़ी सी क्या होती है ऐसे फ्लक्चुएशन वाली भी हो सकती है, ऐसे जिगजैग फॉर्म में भी हो सकती है। तो वो जो लाइंस होती हैं फिर वो क्या कर रही होती हैं, वो हमें कुछ डेटा प्रोवाइड कर रही होती हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन दे रही होती हैं, कुछ फ्लक्चुएशंस को शो कर रही होती हैं, कुछ ग्रेजुअल चेंजेस को शो कर रही होती हैं। तो इस तरह की जो लाइंस हैं वो फिर हम एक स्पेसिफिक जो है इन्फॉर्मेशन को दे रही होती हैं। इनको सिंपली हमने डिस्क्राइब करना होता है कि ये बेसिकली लाइन क्या है। आप जैसे देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या है, एक स्लोप लाइक इंक्रीज है। तो इसको हम डिस्क्राइब करेंगे। यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे एक डिक्रीज दिया हुआ है, ठीक है। डिक्रीज के बाद फिर थोड़ी सी वैल्यू स्टडी होती है, फिर थोड़ा बहुत इंक्रीज आ जाता है। इस तरह की वैल्यूज इनको सिंपली हम लाइन ग्राफ कहते हैं। फिर यहाँ पे हमारे पास एक और एग्जांपल है, जैसे आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन में कि ये टेबल फॉर्म में कुछ डेटा हमें टेबल फॉर्म में दिया होता है। जैसे
हमें यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल उन्होंने दी हुई है कि आप ऐसी टेबल्स हमें बहुत सारी जगहों पे देखने को मिलती हैं। सपोज हम रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वहाँ पे हमें कुछ वैल्यू इस तरह की टेबल्स देखने को मिलती हैं। या हमें जो है आप कहीं जैसे एयरपोर्ट पे बैठे हैं तो वहाँ पे आपको अराइवल टाइम और डिपार्चर टाइम इस तरह की लिस्ट जो है वहाँ पे अवेलेबल होती हैं। तो ये टेबल के एग्जांपल इस तरह का डेटा आपको मिल सकता है। फिर हमें जैसे हमने पाई चार्ट है वो हमने पिछले लेक्चर में भी उनको डिस्कस किया था। पाई चार्ट वो आपको एक स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन इस फॉर्म में आपको जो पेपर है वो डेटा आपको इस फॉर्म में गिवन हो सकता है। फिर यहाँ पे आप सब लोग इस फॉर्म से भी फेमिलियर होंगे। ये बार ग्राफ्स हैं। इनमें भी फिर स्पेसिफिक क्या होती है, एक रेंज होती है वो दी होती है। उस रेंज से उस रेंज तक आपको कैलकुलेट करना होता है कि बेसिकली हमें क्या वैल्यूज जो है वो प्रोवाइड कर रहा है। हम इस तरह के क्वेश्चंस भी फर्दर स्टडी करेंगे। ये जनरल एक ओवरव्यू है कि हम किस तरह के क्वेश्चंस जो है अपने पेपर में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नॉर्मली उन लोगों के लिए जो भी लाइक न्यू है, क्योंकि हमारा अब हमने ये मॉड्यूल अभी स्टार्ट किया है, तो स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए बहुत सारे लोग हमारे साथ ऐसे भी हैं जो कि ऑलरेडी अटेम्प्ट कर भी चुके हैं और आई थिंक उनको ये बेसिक इन्फॉर्मेशन का पता है। नेक्स्ट हमें कोई भी है डिफरेंट मैप्स जो हैं वो अवेलेबल हो सकते हैं हमारे पेपर में। अगेन हमने ये मैप्स हमने अपनी लिसनिंग में भी देखे थे कि हमें अपनी वो स्पेसिफिक डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग जो है उसको चलना होता है। हम उसको ईस्ट वेस्ट करके भी डिस्क्राइब कर सकते हैं डिफरेंट डायरेक्शन से, या हम उसको लेफ्ट राइट करके भी ये रोड के इन फ्रंट पे ये चीज है, बैक साइड पे उसके ये है, एडजेसेंट टू दिस थिंग ये चीज अवेलेबल है, ये ट्री है। इस तरह करके भी हम डिफरेंट जो टर्मिनोलॉजीज करके किसी भी मैप को एक्सप्लेन कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे फिर वही बात जनरली एक फिर से हम इसको ओवरव्यू दे दें। हमें वैसे पता है कि 150 वर्ड्स जो हैं वो हमें चाहिए होते हैं टास्क वन में, लेकिन एक चीज ये क्लियर कर लें आप सब लोग कि हमें मिनिमम 150 चाहिए होते हैं। ये जो बुक है वो जो बेसिकली राइटर हैं रेचल मिशेल, उन्होंने ये बुक लिखी है तो वो उसमें एक्सप्लेन करते हैं कि हमें कोई प्रॉपर एग्जैक्ट आइडिया तो नहीं है, लेकिन ओवर द इयर्स जो हमने इंफॉर्मेशन कैलकुलेट की है उसके अकॉर्डिंग ये है कि जो 150 वर्ड्स हैं वो मिनिमम रिक्वायरमेंट है। आप क्या करें, एटलीस्ट जो है वो 200 वर्ड्स या 210 लिखें अगर वाकई में आप 7.5 to 8 बैंड्स जो हैं वो स्कोर करना चाहते हैं। तो मैं वैसे ये मैं अपने तौर से यही रिकमेंड करूंगी कि आई थिंक सो अगर आप 200 भी लिखते हैं या 150 to 200 के दरमियान में जैसे 170 अगर वो भी लिख लें तो आई थिंक सो दैट वुड बी ग्रेट। ये फिर राइटिंग टास्क को हमने थोड़ा सा ब्रीफ कर दिया कि उसमें भी जो रिक्वायरमेंट है वो 250 है, लेकिन ये है कि अगर हम इससे थोड़ा सा वही 250 से अबव 270 तक चले जाते हैं तो वो दैट वुड बी बेस्ट। और फिर यहाँ पे अफकोर्स टाइम की बात है। जैसे ये जो हमारा है वो 2/3 का है और वो क्या है 1/3 है, तो इसमें हमें अपना जो है 1 आवर में से क्या है हम 20 मिनट्स जो है अपने फर्स्ट टास्क को दे सकते हैं और 40 मिनट्स जो है हमें लास्ट में बचाने चाहिए अपने ब्रेन ऐसे के लिए, ताकि हम उसमें अपनी फर्दर जो है वो ब्रेन स्टॉर्मिंग भी कर सकें और हम एक स्पेसिफिक जैसे आउटलाइन सी होती है वो हम अपने माइंड में बना लेंगे। अच्छा पहले हमने ये चीज लिखनी है, इस तरह से हमने डिफरेंस या कंट्रास्ट लिखना है, इस तरह से हमने या किसी कोई भी एडवांटेजेस या डिसएडवांटेजेस लिखने हैं, इस तरह से हमने अपना कंक्लूजन लिखना है, ताकि वो 2-3 पॉइंट्स जो है अपने माइंड में हम एक फ्लो शीट जो है वो बना लेंगे। अच्छा ये 1 बाय 1 हमने ये 2-3 चीजें जो है उसको लिखनी है। ओके अब यहाँ पे फिर उन्होंने एक क्वेश्चन दिया है, हाउ आर दे मार्किंग यू नाउ। अच्छा उनका क्राइटेरिया क्या है आपके पेपर को मार्क करने का, ये थोड़ा सा उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि वैसे तो ये उन्होंने कहा है कि कुछ भी क्लियर नहीं है, लेकिन ये है कि उन्होंने ये जो इन्फॉर्मेशन हमें दी है कैलकुलेट किया है ये ओवर द इयर्स जो भी वहाँ के लोग थे जो कंप्यूटर्स थे उनसे उन्होंने ये इन्फॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट की है। उस उनके अकॉर्डिंग वो हर पेपर का जो क्राइटेरिया है मार्क करने का वो ये है कि सॉरी स्पेसिफिकली राइटिंग का, कि सबसे पहले जो है वो टास्क अचीवमेंट देखते हैं कि आपने जो है अपना टास्क किस हद तक जो है वो अच्छे से अटेम्प्ट किया है। आपने आपसे जो क्वेश्चन आपको आपसे जो क्वेश्चन किया गया है क्या आपने उसके अकॉर्डिंग आंसर किया है। और पता है आपको ये 25% हमें वो दो चीजें देख के बता सकता है, एक हमारा इंट्रोडक्शन देख के और एक हमारा वर्ड काउंट देख के। इंट्रोडक्शन वो इस तरह से देखेगा कि एक तो वो उसको पता चलेगा कि आपने आपने जो इंट्रोडक्शन लिखा है आपने क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करके लिखा है, और आपने अगर सपोज ने उसने उसमें आपका स्टांस पूछा है कि आप इसी से एग्री हैं या डिसएग्री हैं या फर्दर आप क्या है एडवांटेजेस या डिसएडवांटेजेस एक्सप्लेन करने वाले हैं, क्या ये चीज आपने अपने इंट्रोडक्शन में बता दी है, तो वो 25% मार्क्स जो है आपको वहीं पे मिल जाते हैं, एक इंट्रोडक्शन में खास तौर पे और दूसरा क्या है वो आपकी जो वर्ड काउंट देख के तो वहां पे मिल जाते हैं। फिर वो नेक्स्ट चेक करता है कोहेरेंस और कोहेरेंस। चले आपने अपना वो बता तो दिया कि आप इस ऐसे में क्या क्या इसकी बॉडी में क्या एक्सप्लेन करने वाले हैं, वो आप पहले ही बता चुके हैं। वो फिर आप चेक करता है कोहेरेंस और कोहेरेंट, क्या आपका वो सेंटेंस जो है वो एक दूसरे से रिलेटेड है, क्या फ्लुएंसी बन रही है। जैसे हम बात करते हैं तो हम कहते हैं भी फ्लुएंसी से बात करनी चाहिए, तो इसमें से वो कोहेरेंस आपके
सेंटेंस स्ट्रक्चर में चेक करेगा। वही जो हम वर्ड्स यूज करते हैं, हाउ एवर करके, फर्दर मोर करके, इन एडिशन टू करके, नेवर दी लेस करके, नन दी लेस करके, इस तरह के जो हम वर्ड यूज करते हैं बेसिकली वो क्या क्रिएट करते हैं, वो कोहेरेंस या कोहेजन, जिसको हम सिंपली कह सकते हैं फ्लुएंसी, वो क्रिएट करते हैं। अच्छा, मेरी आवाज वैसे आ रही है आप सब लोगों को? जी आ रही है। यस आ रही है। ओके, थैंक यू। कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग फिर यहाँ पे मुझे कहीं भी स्टॉप कर सकते हैं। ओके, फिर हम नेक्स्ट पे आते हैं। तो इसमें है लेक्सिकल रिसोर्स। अब लेक्सिकल रिसोर्स क्या है? बेसिकली ये लेक्सिकोग्राफी से होता है, जो कि आपकी वोकेबलरी को रिप्रेजेंट कर रही होती है, और आपके स्पेलिंग्स वगैरह ये सब चीजें जो हैं वो इसमें काउंट होती हैं। अब अगेन स्पेलिंग और वोकेबलरी वो बहुत मैटर करती है। हमें अगेन बार बार कहा जाता है कि हम जो है वो रिपीटेड सेंटेंसेस यूज ना करें और रिपीटेड वर्ड्स यूज ना करें। हम क्या करें, उनके अल्टरनेटिव फाइंड आउट करें, उनके सिनोनिम्स फाइंड आउट करें। तो 25% मार्क्स जो हैं वो उसके होते हैं। अगर आप अगेन रिपीटेड सेंटेंसेस या रिपीटेड वर्ड्स यूज कर रहे हैं तो क्या कर सकते हैं, यहाँ से आपके मार्क्स जो है वो डिडक्ट हो सकते हैं। फिर आ गया ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी। अगेन वो आपको पता है हमें कि हमारी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ऐसे तो कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, लाइक वोकैबुलरी भी अच्छी होनी चाहिए, सारा कुछ, लेकिन ये कि ग्रामेटिकल वो आपका ओवरऑल जो इंप्रेशन है उसको खराब कर देता है। तो आपके इवन के सेंटेंस की जो अंडरस्टैंडिंग है वो भी इतनी अच्छी नहीं बन पाती। तो ग्रामेटिकल जो मिस्टेक्स हैं उनसे अवॉइड करना है। हमने अपने अपने सेंटेंसेस पे फोकस करना है कि हम पास्ट सेंटेंस में लिख रहे हैं, हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं, हमने कौन सा टेंस यूज करना है, उस पर बहुत फोकस होना चाहिए। और एक्यूरेसी होनी चाहिए, लाइक आपने सेंटेंस भी जो है वो थोड़े से कम्प्लेक्स लिखने होते हैं, बिल्कुल सिंपल नहीं लिखने होते। ओके, ये हम नीचे फिर उन्होंने इसी चीज को एक्सप्लेन किया हुआ है कि बेसिकली टास्क अचीवमेंट क्या है। वो मैंने भी आपको बता दिया है कि आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो अच्छी अच्छी है जो आपने प्रोवाइड की है। आपका नॉलेज बेस नहीं, लेकिन आपने एक प्रॉपर आर्ग्यूमेंट दिया है उसको, वो मैटर करता है। आपके जो एटलीस्ट काउंट है वो 150 का है। कोहेरेंस वही है, आपका फ्लो कैसा है बेसिकली, शुरू से लेकर एंड तक, क्या आप वो एक ही कोहेरेंसी लेकर चल रहे हैं, फ्लुएंसी से लिख रहे हैं। फिर वही लेक्सिकल में क्या हो जाता है, आपकी जो वोकैबुलरी है वो कैसी है, स्पेलिंग मिस्टेक्स तो नहीं है। ग्रामेटिकल में यही है कि आर यू मेकिंग ग्रामर मिस्टेक्स, आर यू यूजिंग कम्प्लेक्स सेंटेंस स्ट्रक्चर्स, और इफ यू आर जस्ट डूइंग द सेम स्ट्रक्चर ओवर एंड ओवर। क्या होता है कि हमने सेम स्ट्रक्चर ओवर एंड ओवर अगेन नहीं लिखना। जैसे यहाँ पर उन्होंने एग्जांपल दी हुई है, लाइक सेल्स, आपका वर्ड वही है, आपने लिखा सेल्स इंक्रीज्ड, सेल्स फ्लक्चुएटेड, सेल्स प्लमेटेड। तो इसका मतलब ये है कि आपने वो सेल्स लिखा और उसको सबको पास्ट में कर दिया, आप चेंज ही नहीं कर रहे उसको। आप हम इसको चेंज कर सकते हैं, देयर वाज एन इंक्रीज इन द सेल्स। अच्छा, द सेल्स ऑफ दैट कंपनी एक्सपीरियंस्ड सम फ्लक्चुएशंस। तो हम क्या कर सकते हैं, सेंटेंस स्ट्रक्चर को जो है वो चेंज कर सकते हैं। तो वो एक बेटर इंप्रेशन कास्ट करता है। तो ये चीज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सेल्स भी तो आई थिंक 3 टाइम यूज हो रहा है सेल्स, लेकिन उसके नहीं बाद नहीं वाले नहीं, वर्ड चेंज। देखिए आप अगर अगर हमारे पास एक चार्ट है उसमें जो है आपकी बात हो रही है सेल्स की, और फिर वहां पे जैसे कॉस्ट और प्रॉफिट की बात हो रही है, तो आप वहां पे वर्ड सेल्स तो यूज कर सकते हैं, क्योंकि अगर वो आपका की वर्ड हो सकता है ना सेल्स। अच्छा ठीक सही, हो गया, ठीक है। तो वो आपका की वर्ड हो गया, लेकिन उसके साथ जो आप वर्ड यूज कर रहे हैं, जो उसमें वर्ब यूज कर रहे हैं, आप उनको फिर चेंज कर सकते हैं। आपने पॉइंट गॉट किया ना? जैसे अभी हमने कल का एक चार्ट देखा जिसमें वो एक हमने गेम्स देखी, तो अब हम गेम्स के नेम्स नहीं चेंज कर सकते। तो अगर आपके पास चार्ट ही ऐसा है दो कंपनीज का, उसकी दोनों की सेल्स की बात हो रही है, तो आप फिर वर्ड्स मैक्सिमम टाइम आप सेल्स यूज कर रहे हैं, लेकिन आप अपने स्ट्रक्चर को अच्छा कैसे बना सकते हैं, आप उसमें जो अपना एक सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है उसको आप वेरिए रखें, उसमें वेरिएशंस लाएं, तो वो एक अच्छा इंप्रेशन जो है वो लेकर आएगा। मैम मतलब जी किस तरह से वेरिएशंस, किस टाइप के हमें जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस लिखने चाहिए? मैम वैसे उनकी अभी हम बात करेंगे। जैसे भी यहाँ पे आपको देखें, अगर हम इसको बढ़े ना, सेल्स इंक्रीज, पता चल गया कि आपकी सेल इंक्रीज हो गई। सेल्स फ्लक्चुएटेड, पता हो गया कि उसमें वेरिएशंस आ रही हैं, ऊपर नीचे वैल्यू सेल हो रही है, कभी कम हो रही है, कभी ज्यादा हो रही है। तो इन ये सेंटेंस देखिए अंडरस्टैंडिंग ये भी दे रहे हैं, लेकिन आपने सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या है कि देयर वाज एन इंक्रीज इन द सेल्स इन दैट ईयर। अंडरस्टैंड कर रही हैं आप? अच्छा, द सेल्स ऑफ दैट कंपनी इंक्रीज एक्सपीरियंस्ड सम फ्लक्चुएशंस, बात एक ही हो गई, सेल्स फ्लक्चुएटेड। लेकिन क्या हो गया, आपने उस सेंटेंस को थोड़ा सा वेरी करके जो है वो एक्सप्लेन कर दिया, वेरिएशन आ गई है उसमें।
उसका मीन डिफरेंट इंप्रेशन तरीके चेंज से हो उसको गया। बताया है। हाँ जी, डिफरेंट वे से आपने उसको एक्सप्लेन कर दिया, आपने वो सेंटेंस स्ट्रक्चर जो है वो चेंज कर दिया। बेसिकली बात हो रही सेंटेंस स्ट्रक्चर की यहाँ पे, हम्म। ग्रामेटिकली आप उसको चेंज, आप वर्ब चेंज कर दिया आपने। ठीक हो गया। अब यहाँ आप पे ये बिल्कुल जैसे वो सेल्स फ्लक्चुएटेड जो है वो सिंपल पास्ट इंडेफिनिट में है। अब मैंने कहा देयर वाज, तो वो चेंज कर दिया ना उसने उसने उसको, टेंस आपकी जो फॉर्म है वो चेंज हो गई है। जी सर, आप कुछ कह रहे थे। मैं यही कह रहा था ना, देखिए जैसे सेल सेल सेल्स हर जगह पे सेल आ रहा है बार बार, वो भी वही बात कर रहा है कि आप इसे ओवर एंड ओवर सेम स्ट्रक्चर यूज ना करें, ठीक है। तो आप जस्ट क्या करें कि अगर ये फ्लक्चुएटेड है या इधर प्लम्प्ड है, प्लम्प्ड का मीन होता है क्या है, मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड जैसे नीचे गिर जाता है ना, डायरेक्टली ड्रॉप्ड हो जाता है, तो उसका ये मतलब है। बट ये है कि यहाँ पे हम वो कह रहे हैं कि इसकी आप सिनोनिम ढूंढे सेल्स का, तो सेल्स के बहुत सारे सिनोनिम्स हो सकते हैं, आप वो ढूंढ सकते हैं। तो अगर आपको वो याद है उसकी जगह वो या लिखें, आप बार बार के साथ एक और वर्ड ऐड करके लिखना ये अच्छी मतलब कि प्रैक्टिस नहीं है। एग्जैक्टली exactly। और जैसे हमारे पास पास्ट टेंस की भी वेरिएशन होती है, जैसे उन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया कि आप सब में पास्ट टेंस यूज कर रहे हैं, लेकिन आप इसमें पास्ट टेंस में भी वेरिएशन ला सकते हैं। आपका पास्ट टेंस जस्ट वही डिड और डिड वाला तो नहीं है, जैसे सेकंड फॉर्म लिख के और कंप्लीट हो गया, नहीं, आप देयर वाज करके, देयर हैड बीन करके, तो हम इस तरह से जो है वो चेंजेस ला सकते हैं आपके टेंसेस में भी, तो वो ग्रामेटिकली आपके सेंटेंस को बहुत इम्पैक्ट करता है। ठीक हो गया। सेल्स की अगर हम बात करें तो सेल्स जैसे वो सिंपल एक वोकेबलरी थी पड़ी पीछे, तो वही हम यूज कर रहे हैं। यस, ये जिन साहब है, आई डोंट नो मैडम है, उन्होंने हैंड रेस किया, आप कुछ पूछना चाहती हैं या कहना चाहते हैं तो प्लीज बताएं। जी, मैं ये कहना चाहता था कि एक्चुअली अभी सर ने कहा कि बार बार सेल्स आ रहा है, सेल्स आ रहा है, बट हम लिखने में कर सकते हैं, लेकिन बोलने में तो हम वो बोलेंगे ना जो अगले के सुनने में अच्छा लगेगा ना। अभी नहीं सेल्स की देखे ना जगह अगर हम ये, वही हाँ यूज अभी ये करेंगे। बात हो रही है राइटिंग की ना, तो राइटिंग में इस तरह है कि एकेडमिक जो राइटिंग है ना, तो टास्क वन में वैसे भी आपके पास लिमिटेड टाइम भी होता है और लिमिटेड वोकेबलरी या वर्ड्स वगैरह आप यूज कर सकते हो, लिमिटेड होती हैं सारी चीजें। तो आप हम्म। इसीलिए इससे अच्छा है कि आप मतलब ऐसा वर्ड जो है ना, तो ये आपका जैसे सेल आ रहा है यहाँ पे, तो सेल्स आपका मैक्सिमम कितनी बार यूज हो सकता है, 3 बार 4 बार, चलो 5 बार। तो आप इसकी कोई सिनोनिम ढूंढ लेना जिसको आप 2 या 3 बार यूज कर सके। फॉर एग्जाम्पल चलो 2 बार इसने लिख लिया कि सेल फ्लक्चुएटेड, सेल प्लम्प्ड, ठीक है। तो अगर इस तरह अगर वो कर रहा है तो बाद में वो फिर सेल की बात ना करे ना, फिर कोई ऐसा कोई और वर्ड ढूंढ ले, बहुत सारे जैसे वर्ड मिल जाते हैं। आप अगर चेक करें सिनोनिम्स इसके, जैसे सेलिंग है, ठीक है, वेंडिंग है, इस तरह के, डीलिंग हो गया, ट्रेडिंग हो गया, इस तरह के बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जो आप इससे रिलेट कर सकते हैं। तो ये सिर्फ वो उसमें मतलब कि जो रिटर्न वाला होता है उसमें ही ऐसा करना पड़ेगा। हाँ ये रिटर्न में अब स्पीकिंग में भी है कि आप स्पीकिंग में अगर यूज करते हैं ना, देखिए उसमें भी यही आपको कहा जाता है कि आप ज्यादा यूज ना करें। वैसे तो वो आपकी इंग्लिश ग्रामर वगैरह सारी चीजें चेक कर रहे होते हैं, पर वो ये भी देख रहे होते हैं कि आप कौन सा वर्ड बार बार रिपीट कर रहे हो, तो उसके भी मार्क्स कटते हैं। तो आप 1 2 बार बस, मैक्सिमम आप इतने बार वो वर्ड यूज करो, उसके बाद आप कोई और वर्ड ले आओ, तो चेंज कर लो थोड़ा बहुत, यही होता है नॉर्मली। जब मैंने दिया था ना देखे तब भी ऐसे ही था, तो वो आपसे नोट कर रहा होता है, अगर आप ज्यादा बार रिपीट करते हैं ना तो मे बी वो कभी कभी आपको रोक भी देता है, तो इस तरह भी इशू हो सकता है। बट ये होता है कि आप इतनी ज्यादा बार ना वो करें, रिपीट करें। इसमें एक ये थैंक यू सर। पॉइंट भी होता है, इसमें एक ये पॉइंट भी होता है कि जो है वो हाँ सेल्स जी। बार बार यूज करने से बेहतर है कि हम प्रोनाउंस को यूज कर लें, दे यूज कर लें, इट यूज कर लें। हाँ एग्जैक्टली इसी तरह, आप नेम नहीं यूज करना चाहते, प्रोनाउन को यूज कर लें, वो भी अच्छी मतलब प्रैक्टिस है एक उसमें। ओके, हम फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। अच्छा, ये तो हमें लाइक मेन पॉइंट्स हैं, कुछ बेसिक्स जो हमें समझ आ गए, जो हमें चीजें जो हैं वो अडॉप्ट करनी चाहिए, हमें उनके अकॉर्डिंग वर्क करना चाहिए। फिर यहाँ पे इन्होंने बेसिकली हमें एक सेंटेंस बता दिए हैं कि हम किस किस तरह के जो सेंटेंस हैं वो हम यूज कर सकते हैं। ओके, हमारे पास जो सेंटेंसेस हैं जो हम यूज कर सकते हैं वो बेसिकली इस तरह से हो सकते हैं। पोजीशन स्टेटमेंट हो सकती है, मूवमेंट सेंटेंस हो सकती है, इसमें टाइम फ्रेजेस हो सकते हैं, वो बेसिकली आते हैं हमारे पास इन लाइक चार्ट्स में, इन ग्राफ्स में। तो पोजीशन स्टेटमेंट क्या होती है, बेसिकली वो अगर आपको एक स्पेसिफिक वैल्यू दी हुई है तो हम पोजीशन स्टेटमेंट यूज करते हैं।
इसकी एग्जांपल मैं इस तरह से दे सकती हूँ कि जैसे अगर हमारे पास कोई भी वैल्यूज हैं और वो भी एक 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 ईयर में कोई भी चेंजेस हुई हैं वो आपको डिस्क्राइब की गई हैं, तो वहां पे हम बेसिकली पोजीशन स्टेटमेंट हम यूज करते हैं कि इस साल में ये चीज हुई, या ये इवेंट हुआ, या ये प्राइस इंक्रीज हुई, मतलब कि इस तरह से एक स्टेटमेंट। जैसे अब यहाँ पे पोजीशन स्टेटमेंट क्या है, द प्राइस ऑफ गैस स्टूड एट 2.75 पर गैलन, कि आपकी जो प्राइस थी गैस की वो क्या थी, 2.7 पर गैलन, वो रही, बस दैट्स इट। स्टूड एट वहीं पे स्टॉप हो गई। ठीक है, अब वहां पे ना तो कोई इंक्रीज है ना तो कोई डिक्रीज है, तो ये क्या हो गया, ये पोजीशन स्टेटमेंट कहते हैं, या तो फिक्स स्टेटमेंट कहते हैं। इस तरह की हम स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं कि अगर आपकी वैल्यू या ग्राफ कहीं पे आके स्टॉप हो गया है कि बस उसके बाद वहां पे कोई चेंज नहीं है, कोई फ्लक्चुएशन नहीं रही, तो आप यहाँ पे कह सकते हैं कि द प्राइस ऑफ गैस स्टूड एट 2.75 पर गैलन। ठीक हो गया, ये चीज समझ आई है। फिर इसके एक और एग्जाम्पल उन्होंने दिए हुए, इन 2005 द शुगर एक्सपोर्ट अकाउंटेड फॉर अबाउट 10% ऑफ टोटल एक्सपोर्ट्स, कि आपकी जो शुगर की एक्सपोर्ट थी वो आपकी जो टोटल एक्सपोर्ट थी उनका 10% थी। अकाउंट फॉर लाइक वो रिस्पॉन्सिबल थी, अकाउंट फॉर होता है मतलब कि वो रीजन थी, या मतलब एक इसको मैं इसी वर्ड्स में कैसे कहूँ कि आपके जो 100% एक्सपोर्ट थी उसका 10% जो थी वो शुगर एक्सपोर्ट बना रही थी, इस तरह से वो अकाउंट करती हैं 10% आपके 100% का। तो ये भी क्या है, ये रिस्पॉन्सिबल। फिक्स स्टेटमेंट है। हाँ जी, रिस्पॉन्सिबल हम कह सकते हैं, अकाउंट करती हैं, रिस्पॉन्सिबल हैं। आपकी 100% एक्सपोर्ट का 10% आपकी शुगर है, तो वो ये क्या है, ये फिक्स स्टेटमेंट है। अब हम इन सेंटेंसेस में हम क्या कर रहे हैं, हम कोई भी इंक्रीज या डिक्रीज की बात नहीं कर रहे। अच्छा, हमने ना इन वर्ड्स को भी फोकस में रखना है। हम यही वर्ड जो है फर्दर अपने वर्ड्स में यूज कर सकते हैं। अभी मैंने फर्दर इस बुक में कुछ चीजें एक्सप्लेन की हुई थी, जैसे ये कहते हैं कि हम ये जो वर्ड्स हैं अगर हम इनको ही देख लें, इन्हीं सेंटेंसेस को देख लें, इनको अंडरस्टैंड कर लें, इनको अपने माइंड में बिठा लें, तो यही हमें फर्दर आगे जो है लाइक अच्छे बैंड्स लेने में हेल्प कर सकते हैं। रीजन क्या है कि मोस्टली यही सेंटेंसेस यूज होते हैं, सेंटेंस स्ट्रक्चर यही रहता है, सेंटेंस फॉर्मेट यही रहता है, सिर्फ क्या होता है आपके नाउन चेंज हो जाते हैं। हम जितने भी ग्राफ्स को देख लें उनमें यही होता है, या डिक्रीज की बात हो रही है, या इंक्रीज हो रहा है, या कंपैरिजन हो रहा है, सेम स्ट्रक्चर्स हैं, सेम सेंटेंसेस है। ठीक है, बस फर्क क्या है, आपका सब्जेक्ट चेंज होता है, दैट्स इट, यही डिफरेंस है। बाकी हम यही चीजें यूज कर सकते हैं। तो ये क्या है, ये बेसिकली एक फिक्स्ड वैल्यूज के लिए हम ये टर्मिनोलॉजीज यूज कर सकते हैं। दैट्स टू डेट, बस वो वहीं पे रही, वहीं पे स्टॉप रह गई, यही प्राइस रही उसकी। ठीक है, अकाउंटेड फॉर आपकी जो लाइक सेल्स थी शुगर की, एक्सपोर्ट थी, वो भी 10% ही रही, दैट्स इट। फिर मूवमेंट सेंटेंसेस कुछ होते हैं वो हमें यूज करने पड़ते हैं। मूवमेंट वही होता है जो ओवर द पीरियड जो चेंजेस आ रही होती हैं, वो किसी फॉर्म में भी हो सकती हैं, इंक्रीज की फॉर्म में, डिक्रीज की फॉर्म में, इस तरह से हो सकती हैं। फिर वो बता रहे हैं कि हम उन सेंटेंसेस को किस तरह से लिख सकते हैं। तो जैसे हम देख सकते हैं कि देयर वाज अ डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ गैस, ये गैस प्राइसेस दो वेज हैं, लाइक प्राइस ऑफ गैस हो गया या गैस प्राइसेस सिंपल हो गया। तो देयर वाज अ डिक्रीज, ये एक फॉर्मेट हो गया। फिर आप इसी को इसमें इंक्रीज में भी हम यही सेंटेंस जो है वो यूज कर सकते हैं। अच्छा, इन द शुगर एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट ऑफ शुगर, एक्सपोर्टेड शुगर, इस तरह से हम अगर ऑफ को हटा के हम क्या कर सकते हैं, एक्सपोर्टेड को एक मतलब कि वर्ब बना लिया हमने। एक्सपोर्ट ऑफ जो है वो बेसिकली एक वर्ब की फॉर्म होती है, तो हम उसको क्या कर सकते हैं, उसको हम एक्सपोर्टेड में कन्वर्ट करके उसको भी हम एक वर्ब बना सकते हैं। तो एक्सपोर्टेड शुगर, शुगर एक्सपोर्ट, इस तरह से अब यहाँ पे एक एज अ नाउन इसको यूज कर रहे हैं शुगर एक्सपोर्ट को। तो हम ये जो वर्ड हैं इस तरह से हम यूज कर सकते हैं अगर हम कोई भी एक्सपोर्ट की बात करते हैं या सेल की बात करते हैं। फिर है गैस प्राइस, द प्राइस ऑफ गैस डिक्रीज। अब यहाँ पे देखें, देयर वाज अ डिक्रीज, देयर वाज एन इंक्रीज। अब यहाँ पे एज अ लाइक एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये एक डिफरेंट फॉर्मेट में यूज हुआ है। यहाँ पे डिक्रीज को देखें, वहां पे एज अ वर्ब आ गया है, डिक्रीज हो गया, इंक्रीज हो गया, एट द एंड आ गया सेंटेंस के, सेंटेंस कंप्लीट हो गया। तो ये डिफरेंट फॉर्मेट है इनको लिखने के। अब नेक्स्ट देखें, गैस प्राइस, द प्राइस ऑफ गैस एक्सपीरियंस्ड अ डिक्रीज over a period of time, over the period of 3 months, over a year, इस तरह से from 1990 to 1995, इस तरह से हम सेंटेंस जो हैं वो लिख सकते हैं। यहाँ फिर है द पर एक्सपोर्ट। हाँ जी, यहाँ पर डिक्रीज का सिनोनिम यूज कर सकते हैं, और मतलब डिक्रीज दूसरी दफा यूज हुआ है। नहीं, पर ये तो एग्जाम्पल दी हुई है ना, आपको बता रहे हैं। आप डिक्रीज का सिनोनिम भी यूज कर सकते हो, जैसे डिक्लाइन हो गया, तो जी इस जी। तरह की डिक्लाइन बात हो होगी गया, वर्ड्स। हाँ। रिड्यूस हो गया। ठीक है। हाँ जी, ये हम इसके सिनोनिम्स, ये आपको ये बेसिकली वो ग्रामेटिकल सेंटेंस बता रहा है
कि आप जो है वो सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसे वेरी कर सकता है आपका, आप एक ही वर्ड को डिफरेंट सेंटेंसेस में कैसे लिख सकते हैं। आप ये वर्ड तो हम यूज चेंज कर लेंगे इसको। द एक्सपोर्ट और शुगर, द शुगर एक्सपोर्ट, द एक्सपोर्टेड शुगर विटनेस। अब ये देखिए डिफरेंट वेज बता रहा है कि हम इसको भी किसी से लिख सकते हैं। यहाँ पे उसने वो सेंटेंस के आखिर में आपको बता दिया कि एक्सपोर्ट ऑफ शुगर, एक्सपोर्टेड शुगर, और यहाँ पे देखें द एक्सपोर्ट ऑफ शुगर सेंटेंस के स्टार्ट में, और फिर उसने लिखा है विटनेस्ड एंड इंक्रीज। तो एक डिफरेंट वे है इसको राइट करने का। अगर हम इन्हीं सेंटेंसेस को बार बार रिपीट करते हैं ना अपने सेंटेंसेस में, तो ये क्या हो जाते हैं, हमारी राइटिंग का पार्ट बन जाते हैं। हम इनको इजीली हम किसी भी चीज को डिस्क्राइब करने में इसको यूज कर सकते हैं। फिर हम आ जाते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पर। यहाँ पे हमें क्या दिए हुए हैं, हमें टाइम फ्रेजेस की बात हो रही है, वो हम देख लेते हैं कि हम टाइम फ्रेजेस जो हैं उनको हम कैसे राइट कर सकते हैं। और जब ये हम छोटी छोटी चीजें लर्न कर लेंगे कि हमने कौन सी चीज कैसे लिखनी है, ऑफ कोर्स फिर हम मूव करेंगे अपने एग्जांपल्स की तरफ। हम डिफरेंट जो हमारे पास होंगे डायग्राम्स होंगी, डिफरेंट चार्ट्स होंगे, टेबल्स होंगी, हम उनको डिस्कस करेंगे। अब ये टाइम फ्रेज है। अब देखें हम टाइम फ्रेजेस को कैसे लिख सकते हैं। जैसे हमने वो कल है, हम एक लाइन ग्राफ जो है, मैम हम एक लाइन ग्राफ जो है वो देख रहे थे। तो उसमें हमारे पास कुछ एक मैम वैल्यूज। जी जी। मैम हमें पार्ट 1 पहले लिखना चाहिए या पार्ट 2 लिखना चाहिए? सर हमें पार्ट 1 जो है वो यहाँ पे, वैसे इस जो बुक है उसमें वो रिकमेंड करते हैं कि आप पार्ट 1 पहले करें। लेकिन ये है कि जहाँ तक लाइक लॉजिक काम करती है, और लाइक मैंने एक मेट है उनसे भी डिस्कस किया था, तो वो हमने हमारे ख्याल में यही चीज बेटर है कि हम पार्ट 1 को जो है वो पहले सॉल्व कर रहे हैं। एक ये क्योंकि एक छोटा सा पार्ट है और 20 मिनट्स का है, और कुछ लोग में भी इसको टाइम से पहले भी कर लें, तो हमारे पास एक स्पेसिफिक टाइम होगा टास्क 2 के लिए, उसको हम इजिली कर रहे होंगे। अच्छा, सम टाइम क्या होता है कि हम अगर पार्ट 2 को पहले प्रेफर करते हैं, तो ये हो सकता है कि हम उसको लिखते लिखते सम टाइम हमें टाइम का आइडिया ही ना हो। अच्छा, हमारे पास बड़ी चीजें माइंड में आ रही हैं, हम अच्छा पैराग्राफ लिख रहे हैं, हम अच्छी वोकैब यूज कर रहे हैं, सारा फोकस उसी पे कर दिया है, और माइंड में भी हमारे ये भी टेंशन चल रही हो, नहीं नहीं आगे आगे अभी एक और रहता भी है, अभी काम रहता भी है। तो वो चीज जो है ना वो थोड़ी सी हमें डिस्टर्ब कर सकती है। तो आई थिंक सो कि वो एक छोटा सा काम है, वो पहले उसको कर लें, और वो खत्म उसको करके उसके बाद आप जो अपना पूरा टाइम है, पूरा फोकस है, वो जो एक लेंथी चीज है, हम उस पर फोकस करके लगाए, फिर हमें कोई टेंशन नहीं होगी कि नहीं कुछ रहता है। तो सर आप भी अपनी सजेशन दे सकते हैं, आप कुछ शेयर करना चाहें कि आपके ख्याल में क्या चीज पहले होनी चाहिए। मैम नहीं मेरे माइंड में भी। जी इसी जी। तरह आप देखें ना, अगर पहला फॉर एग्जांपल कुछ लोग सजेस्ट करते हैं कि आप पार्ट सेकंड पहले करें, ठीक है। तो वो इस तरह के उसमें वर्ड्स ज़्यादा लिखने होते हैं, आइडियाज ज़्यादा चाहिए होते हैं, तो उसमें फिर टाइम का इशू हो जाता है, टाइम का पता नहीं चलता। फिर जब पूरा टाइम उसमें गुजार देते हैं, फर्स्ट वाला पार्ट जब रह जाता है उसको जल्दी जल्दी करने के चक्कर में सारी गलत कर देते हैं। इसलिए पहले ये कर लें, इसमें कम वोकेबलरी, हर चीज़ कम यूज़ होगी, तो इसमें मतलब वर्ड्स ही 150 या 170 तक लिखने, तो ये पहले कर लें ज़्यादा अच्छा है। बाकी आप देख सकते हैं, सर्च कर सकते हैं आप, और जगह भी किसी से पूछ सकते हैं। सर अहमद, आप भी अपनी सजेशन देना चाहें, आप प्लीज बताएं आप क्या कहते हैं इस बारे में। जी मेरे ख्याल में भी यही है कि जो पहला पार्ट है वो पहले किया जाए, क्योंकि टाइम कम होता है। मतलब 1 घंटा है तो हमें पता है जो इजी पार्ट है तो वो हम अच्छे से कर लेंगे। अब जब मैं राइटिंग की प्रैक्टिस कर रहा होता हूँ तो बाज़ का ऐसा होता है कि मुझे आइडिया नहीं होता कि मेरे अभी 250 वर्ड हुए हैं कि नहीं। बाज़ का मैं 400 वर्ड लिख देता हूँ। तो उससे हम्म। क्या होता है कि हमें जो ऐसे है, मतलब पार्ट 2 है जो, वो इज अ बिग थिंग। उसके अंदर काफी आइडियाज आते हैं, एग्जांपल्स आती हैं, तो वो थोड़ा बहुत मसला हो सकता है। और ये है जस्ट लिमिटेड सा, हमें लिमिटेड सी चीजें लिखनी है। और लेट्स सपोज कोई ग्राफ आता है तो वो लिमिटेड से वर्ड्स हैं, जिस तरह डिक्रीज हो गया, तो इसके अगर हम 8-10 सिनोनिम देख लें और इंक्रीज के देख लें, तो ये काफी हद तक हमें मतलब अच्छे तरीके से इसको कवर कर सकते हैं। मतलब 15 मिनट में भी कर सकते हैं और 20 में भी कर सकते हैं। तो उसके बाद फिर टाइम होता है 40 मिनट, उसमें मतलब पहले 2-3 मिनट अपना वो ब्रेनस्टॉर्मिंग कर ले कि कौन कौन से आइडियाज लिखने हैं, ताकि जब लिख रहा हो तो फिर वो टाइम वेस्ट ना हो। तो मेरी तो ये अप्रोच है। तो मैंने आपका वैसे आइडिया लेना चाहा था। वैसे सर हम भी आपसे एग्री हैं, हम भी हमारे ख्याल में भी यही चीज होनी चाहिए कि पहले जो है हम अपना जो फर्स्ट टास्क है उसको कंप्लीट कर लें। अपना लाइक उसमें हम अपना मैक्सिमम टाइम सेव कर सकते हैं। वही मैं आपकी इस वाली बात पर तो बिल्कुल एग्री हूँ कि समटाइम्स हमें लिखते लिखते आइडिया नहीं होता, और हम 250 प्लस कितने वर्ड्स पता नहीं लिख गए होते हैं, और उसमें हमारा लाइक हमने बस अपना वक्त जो है वो वेस्ट किया होता है समहाउ।
कि हम इतना एक्स्ट्रा ले गए जितना रिक्वायर भी नहीं था और उसने कुछ खास इम्पैक्ट भी नहीं करना होता। तो ये है कि हमारा अगले टास्क का जो टाइम है वो थोड़ा सा चला जाता है और फिर हम परेशान हो रहे होंगे। दूसरा ये भी है कि सर जो हमारा फर्स्ट टास्क है उसमें हमें ऐसा ब्रेन स्टॉर्मिंग भी नहीं करनी, तो आप फ्रेश रहते हैं, आपको ब्रेन स्टॉर्मिंग इतनी एफर्ट भी नहीं लगानी, तो आप इजीली जल्दी जल्दी वो कर सकते हैं, डिस्क्राइब करना है। आपकी सारी एनर्जी जो है वो अगले टास्क के लिए भी सेव रहेगी। इसमें इतनी एफर्ट नहीं, आपको बस यही छोटी 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 ट्रिक्स हैं, छोटे छोटे सेंटेंसेस हैं जो आपको देखने हैं, अंडरस्टैंड करने हैं, और प्रैक्टिस से बार बार क्या हो जाते हैं, ये आपको मेमोराइज हो जाते हैं ये सेंटेंसेस। तो हम इन्हीं को यूज करके जो है अपने लाइक उस जो टास्क 1 है उसको तो बहुत अच्छे तरीके से अटेम्प्ट कर सकते हैं। ओके, किसी और का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर हम कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यू कर ले मैम आगे। अच्छा, ये फिर हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास टाइम फ्रेजेस हैं। वही टाइम फ्रेज का मतलब वही है कि हमें जो है सम टाइम एक मोस्टली वाई एक्सिस पे ऐसा होता है कि हमें अच्छी खासी वो एक टाइम पीरियड दिया होता है कि फ्रॉम स्पेसिफिक दिस पीरियड टू स्पेसिफिक दिस पीरियड। अब ये मंथ्स में भी हो सकता है कि फ्रॉम लाइक जुलाई टू सितंबर भी हो सकता है, आपको कुछ डेज भी हो सकते हैं लाइक 25 लाइक किसी मंथ की 5th है तो टू द एंड ऑफ दैट मंथ, इस तरह से भी हो सकता है। तो ये एक रेंज हो जाती है, एक रेंज आपको प्रोवाइड की जाती है, तो उसके लिए हम क्या है कौन से डिफरेंट फ्रेजेस जो हैं वो यूज कर सकते हैं। तो जब यहाँ पे आप देखें तो जैसे इन्होंने फर्स्ट में बताया हुआ है फ्रॉम 1990 टू 1995, ये एक वे है। फिर वो कह सकते हैं कि बिटवीन कोई भी चेंज आया है, बिटवीन बिटवीन 1990 एंड 1995। अब ये देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें प्रेपोजिशन का भी ख्याल रखना है कि अगर फ्रॉम है तो हम टू यूज करेंगे, अगर बिटवीन है तो हम एंड यूज करेंगे। ठीक हो गया, बिटवीन दीज ईयर्स। फिर आप देखें कि ड्यूरिंग ड्यूरिंग द पीरियड फ्रॉम 1995 टू 2005, एक ये भी तरीका है, आप कहें कि इसके दरमियान में क्या हुआ ड्यूरिंग या थ्रू आउट द पीरियड, ये दो डिफरेंट वेज हैं। फिर ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 10 years, आपने ओवरऑल एक एक्सप्लेन कर दिया, उसके बाद आप अच्छा ये आपका एक एक्स्ट्रा सेंटेंस हो सकता है कि ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 10 years, और उसके बाद आप कहेंगे स्पेसिफिकली फ्रॉम दिस 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 ईयर टू दिस ईयर, ये भी हो सकता है। ओवर अ डेकेड कह सकते हैं आप यहाँ पे। इसी तरह से आप नेक्स्ट में देखें, अगर आप स्पेसिफिक मंथ्स की बात कर रहे हैं तो हम इसको ये यूज करते हैं ओवर द 3 months, ओवर द 3 month पीरियड, यहाँ पे मंथ्स नहीं आएगा सॉरी, ओवर द 3 month पीरियड बिटवीन अप्रैल एंड जून। जैसे अप्रैल मई जून हो गया 3 मंथ, अगर आपके यहाँ पे 4 months हैं, अप्रैल टू जुलाई करना है आपने, यहाँ पे आप क्या कर देंगे ओवर द 4 month पीरियड बिटवीन ये लाइक अप्रैल अप्रैल टू जुलाई। इस तरह से हम मंथ्स को यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इन 1990, अब ये जो है ये जो इन 1990 है वो एक आपको स्पेसिफिक ईयर की बात होगी कि दिस स्पेसिफिक इवेंट हैपेंड इन दैट ईयर इन 1990, या इन 1990 दैट फैक्ट्री स्टार्टेड इट्स सेटअप। ठीक हो गया, ये एक स्पेसिफिक बात होगी तो तब हम इन यूज कर सकते हैं उसमें, एक स्पेसिफिक ईयर की बात है। इसी तरह से बाय 1995 ये भी स्पेसिफिक ईयर की बात है, इसका भी यही मतलब है कि 1995 से लेकर ये होता आ रहा है कि जो पर्सनल कंप्यूटर्स मतलब थे फिर उन्होंने। हाँ जी बताएं सर। अगर 1990 के अंदर कोई इवेंट हैपन हुआ है तो फिर हम ये इन लगाएंगे साथ। अगर लेट्स सपोज अगर हमने कोई और बात को डिस्क्राइब करना, लेट्स सपोज 1995 टू 1998, तो देन फिर हम बाय यूज करेंगे। सर नहीं, बाय जो है बेसिकली अगर हम सिंपली बाय को देखें तो ये भी वैसे है सर, ये भी एक स्पेसिफिक ईयर के लिए है, ये रेंज के लिए नहीं है बाय। वो मतलब एक इवेंट जो डिस्क्राइब हुआ है 1990 के अंदर, तो उसके साथ फिर हम इन भी लगा सकते हैं तो बाय भी लगा सकते एग्जैक्टली सर, इनका भी वही मतलब है। अच्छा सर, इनका मतलब ये भी हो सकता है कि ये जो इवेंट है दैट स्टार्टेड इन 1990। अच्छा, बाय का मतलब ये भी है कि उस टाइम से लेकर अब तक जो चेंजेस हो रही हैं, जैसे मैं आपको इसकी एग्जांपल दूं कि बाय 1995 पर्सनल कंप्यूटर्स हैड बिकम इंक्रीजिंगली कॉमन इन हाउस होल्ड। ठीक है, अब ये बात कर रहा है कि 1995 से लेकर अप टू द मार्क लाइक टिल करंट जो सिचुएशन है अब तक। ठीक है, कि बाय 1995 जो कंप्यूटर्स हैं उन्होंने क्या कर लिया है, दे गेन फेम, दे गेन इम्पोर्टेंट इन हाउस होल्ड। ठीक हो गया सर। ठीक है। ओके, फिर है फॉर 5 years। ऑफ कोर्स लाइक ये कंपनी जो है वो प्रॉफिट कर रही है फॉर 5 years, फॉर लास्ट 5 years। तो इस तरह से जो है हम ये सेंटेंसेस यूज कर सकते हैं।
मतलब कि हमेशा से ये अब हम ये यूज मैम करके इनको हम कर सकते हैं, वेरिएशन ला सकते हैं टाइम जी। तय करने के लिए। सॉरी सर, आपकी आवाज क्लियर नहीं है, आप फिर बताइएगा। मैं कह रहा हूँ इनको और कोई तरीका नहीं मिला टाइम जाया करने के लिए। से आया दिल्ली मेरी जेब जो गई दिल्ली मैं से आया दिल्ली। मैम आप कंटिन्यू करें। तो ओके कंटिन्यू यस सर। करते हैं, मैंने उसे रिमूव कर दिया, आप कंटिन्यू करें। ओके सर, थैंक यू सो मच एंड सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। ओके, हम कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, फिर है ग्रामर वेरिएशन। अब वो ग्रामर वेरिएशन में भी वो बता रहा है कि हम मोस्टली यूज करते हैं कि अच्छा हमने एक सेंटेंस, हम ना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाने के चक्कर में हम कुछ टर्म जो है वो अपनी मर्जी से यूज कर रहे होते हैं। ओके, हम लिखते हैं कि एक इवेंट इस ईयर में हुआ, देन ये हुआ, देन ये हुआ। इस तरह से हमारी आदत है जो कि हम नॉर्मली, अगर मैं खुद भी हूँ इवन के, तो मैं भी अक्सर यही वर्ड यूज करती हूँ कि देन दिस हैपेंड, देन दिस हैपेंड। तो इस तरह से हम वो सेंटेंस जो है वो बना रहे होते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि हमें उन्होंने कहा है कि आपके पास देन के अलावा जो है इसके अल्टरनेटिव जो हैं वो अवेलेबल हैं, लेकिन ये है कि आप उनको केयरफुली जो है उनको आप यूज कर सकते हैं। ऐसा होता है ना, नॉर्मली हम लोग वही देन वाले सेंटेंस यूज कर रहे होते हैं मोस्टली कि अच्छा देन दिस हैपेंड, देन दिस हैपेंड, देन दिस इंक्रीज, देन डिक्रीज। इस तरह से हम सेंटेंस यूज कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे जैसे हम देखें कि यहाँ पे है CD sales increased steadily from 2005 until 2010 then fell slightly in the following year। चलें, ये बात सही होगी। अब हम इसी देन को अगर हम रिप्लेस करें तो हम किन वर्ड से कर सकते हैं? जैसे उन्होंने बताया हुआ यहाँ पे बिफोर एंड आफ्टर, आफ्टर जो है वो हम यूज कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए सेंटेंस वही है, लेकिन उन्होंने अब क्या किया, इसका स्ट्रक्चर जो है वो थोड़ा सा चेंज कर दिया है। CD sales increased steadily from 2005 until 2010 before falling slightly in the following year। अब यहाँ पे क्या है, देन फेल स्लाइटली इन द फॉलोइंग ईयर। अब ये है बिफोर फॉलिंग स्लाइटली इन द फॉलोइंग ईयर। सेम हो गया, जैसे यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे बिफोर आ गया। और ये भी केयरफुल हमें रहना पड़ेगा कि उसके बाद जो हम वर्ब यूज कर रहे हैं वो किस फॉर्म में यूज कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए हमने ING वाली फॉर्म में यूज किया, और यहाँ पे क्या है, फेल जो है उसकी सेकंड फॉर्म है वो हमने यूज की हुई है। फिर इसी तरह से हम आफ्टर जो है वो यूज कर सकते हैं, लेकिन फिर से वही बात कि हमें जो अपने सेंटेंस की जो फॉर्मेट है उसका बड़ा ख्याल रखना है। जैसे आफ्टर इंक्रीजिंग स्टेडीली फ्रॉम 2005 अंटिल 2010 CD sales fell slightly in the following year। यहाँ पे इसने लगा दिया कि आफ्टर इंक्रीज के पहले आपने यहाँ पे लगा देना है आफ्टर इंक्रीजिंग जो CD sales है, इंक्रीजिंग स्टेडीली फ्रॉम 2005 until 2010 CD sales fell slightly in the following year। ये चीज क्लियर हो गई कि हम जो है वो देन को रिप्लेस कर सकते हैं बिफोर एंड आफ्टर से, लेकिन ये है कि हमें अपना जो स्ट्रक्चर है उसको केयरफुली फिर राइट करना होगा। किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कर सकते हैं इस मैम हवाले से। ये सेकंड वाला दोबारा बताइए, फिर मतलब सेकंड वाला है CD टेंस sales। नहीं बन जी रही सर। है। आप एक दफा एक्सप्लेन कर दें, दोनों को कंपेयर कर दें। सर बेसिकली उसका जो अंडरस्टैंडिंग है वो तो सेम बनती है कि आपकी जो CD सेल्स हैं वो इंक्रीज हुई स्टेडीली, मतलब स्टेडीली एक वो एक पेस के साथ। स्टेडीली का मतलब ये होता है एक पेस के साथ कोई चीज इंक्रीज हो रही है, उसमें ज्यादा फ्लक्चुएशंस नहीं है। तो स्टेडीली सीक्वेंस के फ्रॉम साथ। 2005। जी सर। जी जी, मैं बता रहा हूँ कि सीक्वेंस के साथ। जी सर, वो एक पेस, एक स्पीड के साथ जैसे एक चीज इंक्रीज हो रही है, उसमें ना कोई तेजी हो ना कोई कमी हो, इस तरह से। ओके, देन फेल स्लाइटली। और फिर वो देन फेल स्लाइटली, फिर उसमें क्या आ गया, इन द फॉलोइंग ईयर, नेक्स्ट ईयर में क्या आ गया, वो थोड़ी सी उसकी जो सेल थी वो थोड़ी सी ड्रॉप हो गई, फेल हो गई, मतलब आई मीन ड्रॉप हो गई, रिड्यूस हो गई फॉलोइंग ईयर में। उसके भी वही अंडरस्टैंडिंग बन रही है, लेकिन बस वही जैसे जैसे देन के बाद हमने सेकंड फॉर्म लगाई है और यहाँ पे बिफोर फॉलिंग जो है वो बिफोर फॉलिंग लगा हुआ है, यही फर्क है। यहाँ पे मीनिंग तो वही बनता है, CD sales increased steadily from 2005 until 2010 before falling slightly in the following year। कि जो CD की जो सेल थी वो 2005 तक स्टेडीली ही इंक्रीज हो रही थी बिफोर फॉलिंग इन द फॉलोइंग ईयर, अगले साल जैसे वो
थोड़ा सा क्या हो गया उसमें अगेन, ड्रॉप होने से पहले अपनी जो सेल्स थी वो ड्रॉप होने से पहले वो स्टेडीली इंक्रीज हो रही थी। अब पहले उसने इस सेंटेंस की बात कर दी ना, सेकंड सेंटेंस की, कि आपकी जो अगले इस साल जो थी, इन द फॉलोइंग ईयर आपकी जो सेल्स थी वो डिक्रीज होने से पहले जो ये ईयर्स थे उनमें जो उनकी सेल थी वो एक स्टेडीली इंक्रीज हो रही थी। मीन्स मैम सर उसने वैसे स्ट्रक्चर थोड़ा बहुत चेंज कर दिया है, लेकिन उसका जो मेन बात करना चाह रहा है वो सेम है। यस सर। सर वही बात है कि आपका मतलब तो वही रहे, लेकिन ये है कि बस आपका वो जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा मॉडिफाइड हो जाए और इम्प्रूव हो जाए और चेंज आ जाए। आपने पहले एक सेंटेंस यूज किया है, आप दोबारा किसी और फॉर्म में यूज कर लें उसे। सर जैसे नेक्स्ट है, आप कोई भी सेंटेंस अगर नेक्स्ट टाइम आप लिख रहे हैं देन के साथ, तो आप ट्राई कर लें बिफोर को या आफ्टर को ट्राई कर लें। ओके। फिर हमारे पास है यहाँ पे ये वोकेबलरी वेरिएशन। वोकेबलरी वेरिएशन में भी फिर वही बात होगी कि हम वही डिफरेंट स्ट्रक्चर जो है वो किस तरह से यूज कर सकते हैं। आपने यहाँ पे वोकेबलरी अगर आप देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है देयर वाज अ स्लाइट चेंज एंड दिस ईयर सॉ अ स्लाइट फॉल एंड सेल्स एक्सपीरियंस्ड। तो बेसिकली क्या है, ये तीन डिफरेंट वोकेबलरीज जो है वो यहाँ पे यूज हो रही हैं, डिफरेंट वर्ड्स जो है वो यहाँ पे यूज हो रहे हैं, लेकिन अगेन इनका जो मीनिंग है वो फिर भी सेम है। यहाँ पे लाइक देयर वाज अ स्लाइट फॉल इन सीडी सेल्स इन 2010। द 2010 द ईयर जो स्पेसिफिक है, और आप लिख सकते हैं 2010 saw a slight fall in CD sales, फिर CD sales experienced a slight fall in 2010। अब हमने करना क्या है कि हमने इन्हीं चीजों को, इन्हीं स्ट्रक्चर्स को जो है अगर वो हम याद कर लें तो यही हमने यूज करने हैं अपने टास्क वन में। फिर है गिविंग एविडेंस। आपने अपना एविडेंस, एविडेंस क्या है, बेसिकली वही जो वैल्यूज हैं, जो डेटा है आपके उसमें दिया हुआ है। जैसे कोई स्पोर्ट्स के बारे में तो आपको स्पोर्ट्स के नेम्स जो हैं ऑलरेडी दिए हुए हैं वो आपने यूज करने होते हैं, जो परसेंटेजेस आपको वहां पे गिवन है वो यूज करनी होती हैं। दैट्स इट। तो आपने गिवन एविडेंस जो है, डेटा है, उसको अच्छे से यूज करना है। When you describe the key information in a diagram, it's extremely important to include the evidence to support your data. This means you add data, specific numbers and percentages जो भी आपको given है। और जैसे वो कल सर कह रहे थे कि हमें जो है जैसे परसेंटेज होती है 50%, तो हमें इसका हाफ यूज करना चाहिए। अगर परसेंटेज है 25% तो हमें क्वार्टर यूज करना चाहिए, या 1/4 हम करके यूज कर सकते हैं, जैसे ये 2/3 करके यूज कर सकते हैं। तो सर अब आप बिल्कुल सही कह रहे थे, मैंने भी चेक किया कि बेसिकली हमें क्या करना चाहिए, हमें यही वैल्यूज, हमें वही वेरिएशन लाने के लिए हम परसेंटेजेस को कन्वर्ट कर सकते हैं इन वैल्यूज में, 2/3 में, 3/4 में, इस तरह से। यस मैम। अब यहाँ पे ये एग्जांपल है, ये वैसे बुक आप लोगों के साथ भी शेयर हो जाएगी, तो आप वही बात के आप ये एक ही सब सेंटेंस एक है। अब इसके वेज देखें कि इन्होंने लाइक 6 to 7 डिफरेंट वेज में जो है वो एक सेंटेंस को जो है वो लिखा हुआ है। दैट्स इट। अच्छा, वोकेबलरी नोट हम अपनी जो प्रेपोजिशंस हैं उनके जरिए कितनी वेरिएशंस ला सकते हैं वो देखें। अब यहाँ पे हमें एक ये चार्ट दिया हुआ है 1998 का, उसमें कोई वैल्यू है जो 45% है, फिर यहाँ पे 2000 ईयर है उसमें आपकी वैल्यू देखो 20% है। फिर उन्हें इसी चीज को उन्होंने एक्सप्लेन किया है, इन 2000 द नंबर फेल टू 20%। अब पहले जैसे उन्होंने कहा कि यहाँ पे 1999 में कोई भी चीज 45% थी, अब वो यहाँ पे डिक्रीज हो गई, ड्रॉप हो गई टू 20%। अब तुमने क्या किया, फेल टू 20%। लेकिन अगर इन 2000 द नंबर फेल बाय 25%। अगर आप इसमें डिफरेंस निकालें तो 25 का डिफरेंस है, 45 माइनस 20 करें तो 25 का डिफरेंस है। तो अब सेंटेंस देखें, इन 2000 द नंबर फेल बाय, तो ये जो नंबर था, ये जो क्वांटिटी थी, जो परसेंटेज थी, दैट फेल बाय 25%। इसमें 25% जितनी जो थी वो कमी आ गई। ठीक है। और इस सेंटेंस का मतलब क्या बन गया, इन 2000 द नंबर फेल टू 20%। जो आपका नंबर था, जो परसेंटेज थी, वो गिरी किस रेट तक, वो 20% तक ड्रॉप हो गई। तो ये जो प्रेपोजिशंस हैं वो कितना इम्पैक्ट कर रही होती है हमारी वैल्यूज को। अब मैं यहाँ पे बाय 20% नहीं लिख सकती, मुझे क्या करना है, बाय वो जो डिक्रीज वाली वैल्यू, जो डिफरेंस था वो मैंने डिफरेंस लिखा कि इनमें 25% का डिफरेंस आया।
ये एक वे है, फिर ये दो डिफरेंट वेज हैं इनको लिखने के। इसी तरह से द नंबर फेल ड्रॉप फ्रॉम 45% इन 1990 टू 20%, 45 इन 1998। एक बता दिया आपने कि 1998 में इतना है, फिर आपने कहा टू 20% इन 2010 लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे ये ईयर वही है, यहाँ पे थोड़ा सा ये मिस्टेक है, ये 2000 ही लिखा हुआ है, या मे भी हम कोई और ग्राफ डिस्टेंस से डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन हमने क्या करना है, हमने वे देखना है कि किस तरह से लिखा है कि नंबर जो है वो ड्रॉप हुआ एक रेंज से इस ईयर में टू टू दिस रेंज 20% इन दिस ईयर। तो टू करके हमने यूज किया। तो इसी तरह से हम टू करके, अच्छा ये टू है इसमें, अब देखें ये बिटवीन आ गया, वही जो हमने पीछे बात की बिटवीन और एंड, इसका यूज आ गया। वो क्या था, फ्रॉम एंड टू था, ये क्या है बिटवीन एंड दिस ईयर। लेकिन यहाँ पे क्योंकि हमने यहाँ पे प्रेपोजिशन इन यूज किया हुआ है, तो उसके साथ भी क्या आया है, टू आया है। अच्छा, फिर हम यहाँ पे एक और चीज जो है वो हम अभी डिस्कस कर सकते हैं कि यहाँ पे कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ब, एडवर्ब और एडजेक्टिव प्लस नाउन कर सकते हैं। एडवर्ब जिसे हम सब लोग फेमिलियर हैं कि एडवर्ब जो होते हैं वो मोस्टली हम अगर हम नॉर्मली हमें आइडेंटिफाई करने तो हम देखते हैं उसके आखिर में वाई हो, एल वाई हो, इस तरह के हो। हैप्पीली हो गया, केयरफुली हो गया, स्लोली हो गया, फास्टली हो गया, तो इस तरह के हमें पता चल जाते हैं कि ये एडवर्ब है। तो हम इस तरह के एडवर्ब जो है वो यूज कर सकते होते हैं। अच्छा, वर्ब प्लस एडवर्ब यूज कर सकते होते हैं, जैसे इन्होंने नीचे एग्जांपल भी दी हुई है वो हम देख लेते हैं। फिर हम एडजेक्टिव प्लस नाउन भी यूज कर सकते होते हैं। अब ये देखें कि ये वैल्यूज सेम है, लेकिन क्या है, डिफरेंट सेंटेंस स्ट्रक्चर यूज किया हुआ है। देयर वाज अ सिग्निफिकेंट राइज इन द नंबर ऑफ एक्स। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे सिग्निफिकेंट जो वर्ड है एज एन क्या यूज हुआ है, एज एन एडजेक्टिव यूज हुआ है। कोई भी चीज सिग्निफिकेंट है, प्रोमिनेंट है, वो क्या है, वो उसकी लाइक एक क्वालिटी है, तो ये एडजेक्टिव हो गया। सिग्निफिकेंट, इंक्रीज और राइज क्या है, यहाँ पे ऑफ कोर्स वर्ब है हमारा, तो एज अ वर्ब यूज हुआ। अब उसी सेंटेंस को हमने फिर मॉडिफाई कर लिया और हमने लिखा द नंबर ऑफ एक्स इंक्रीज रोज, इंक्रीज हुआ, या लाइक वो अगेन रोज, वो भी सेम बात हो गई सिग्निफिकेंटली। अब यहाँ पे क्या हो गया, एडवर्ब, एज ए एडवर्ब यूज हो गया। तो ये डिफरेंट फॉर्म्स हैं वो हम यूज कर सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं। अच्छा, ये एक है नीड, नोटिस दैट यू नीड अ प्रोपोजिशन व्हेन यू यूज द नाउन फॉर्म। आप कोई भी नाउन फॉर्म यूज कर रहे हैं, उसके साथ आपको लाजमी है कोई ना कोई प्रपोजिशन लगानी पड़ेगी। वो होती है जैसे आपके वर्ब और आपके नाउन के दरमियान में जो आपका ऑब्जेक्ट होता है, उसमें आपको सम टाइम क्या है, एक प्रपोजिशन की जरूरत पड़ती है। यहाँ पे जैसे उन्होंने एग्जांपल दी है, देयर वाज एन इंक्रीज इन हाउस प्राइसेस एंड देयर वाज अ ड्रॉप ऑफ 10% द नंबर ऑफ मेल स्टूडेंट हु स्टडीड अब्रॉड। अच्छा, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो पहले भी मैं भी एक्सप्लेन कर रही थी, उसको मैं दोबारा से एक हाईलाइट कर देती हूँ कि हम जब भी कोई भी ग्राफ लिखने लगते हैं तो उसमें जो ग्रामर होती है वो कभी चेंज नहीं होती। ग्रामर हमने सब सेंटेंसेस में, सब पैराग्राफ्स में, टास्क वन में ऑलमोस्ट हमने यही सेंटेंसेस जो है यूज करते हैं। जिस तरह भी लाइक ग्राफ आ रहा है मोस्टली यही फॉर्म्स यूज हो रही होती हैं। अच्छा, उसके बाद आपकी ग्रामर चेंज नहीं होती, आपका वर्ब चेंज नहीं होता, ठीक है, वो बिल्कुल वैसे रहते हैं, और आपके वही आप इन्हीं लिमिटेड नंबर ऑफ वर्ड्स के साथ डील कर रहे होते हैं। इंक्रीज, डिक्रीज, रिड्यूस, ये चेंजेस आ रही हैं, स्टूड अप, अकाउंटेड फॉर, इस तरह के वर्ड्स हम यूज कर रहे होते हैं। वर्ड्स आर लिमिटेड नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स, आपके वो स्ट्रक्चर्स भी लिमिटेड होते हैं। हर बंदा वही चीजें लिख रहा होगा, डिफरेंट फॉर्म में लिख रहा होगा, लिख वही रहा होगा, ठीक है। द ओनली थिंग दैट चेंजेस व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट, सिर्फ चेंज होता है कि आप किस चीज के बारे में आप बात कर रहे हैं, वही आपका जो सब्जेक्ट है वो क्या है। आप किसी फूड मटेरियल की बात कर रहे हैं, आप किसी प्रॉफिट एंड लॉस की बात कर रहे हैं, आप किसी मतलब के वही जैसे पार्टिसिपेंट्स है उनकी कोई परफॉर्मेंस है उसकी बात कर रहे हैं, तो वही उनकी अच्छी है बुरी है, एक रेंज है, आप उन्हीं चीजों को डिस्कस कर रहे हैं। तो मैटर करता है कि आप इन्हीं चीजों को हम क्या करें, इनको मेमोराइज करें, इनको प्रैक्टिस करें बार बार। ये चीजें चेंज नहीं होना, हमारा जो वर्ब है, ग्रामर है, वो चेंज नहीं होनी, हमारा चेंज होगा जस्ट सब्जेक्ट, हमारा सब्जेक्ट डिफरेंट होगा, लेकिन चीज हमने हमने यही चीजें जाके वहां पे लिखनी है। तो जो इवन के जो फर्स्ट टास्क है वो अटेनेबल है, उसमें जो मैक्सिमम हम जब देखते हैं कि जो 8 बैंड्स हैं या 7.5 बैंड्स हैं वो अटेनेबल हैं, हम उन्हें अचीव कर सकते हैं इजीली अगर हम इन स्ट्रेटजीज को फॉलो करें, अगर हम अपने सेंटेंस स्ट्रक्चर को इम्प्रूव कर लें, और हम अपने सेंटेंसेस में क्या करें, वेरिएशन लाएं, अपनी ग्रामर और अपने स्पेलिंग का जो है वो ख्याल रखें।
इसमें आपको कोई कंफ्यूजन है? देखिए ये बहुत इजी टास्क है, जो फर्स्ट टास्क है वो बहुत इजी है, वो अटेनेबल है, वो इजीली कोई भी अचीव कर सकता है, उसमें मैक्सिमम मार्क्स आप ले सकते हैं। ऑल राइट। अच्छा ये भी इसमें फिर एक चीज उन्होंने एक्सप्लेन की हुई है, ये वैसे मोस्टली ग्रामर का पार्ट ही है, और आपको जैसे हम सबको पता है कि हम अगर इवन कि हम ऐसे लिख रहे हों या हम ये इवन कि ये लिख रहे हो, ये टास्क 1 जो है वो अपना कंप्लीट कर रहे हो, तो ग्रामर बहुत मैटर करती है हमारी। इवन कि स्पीकिंग में भी हमारी ग्रामर, हम मिस्टेक कर जाएं वो इतना इम्पेक्ट नहीं कर रही होती, आपकी फ्लुएंसी, आपका कॉन्फिडेंस वो ज्यादा मैटर करता है। तो राइटिंग में तो वो चीज एक सामने पड़ी है, आप भी नहीं है, तो आपका पेपर जो आपने लिखा है सिर्फ वही मैटर करता है। रीडिंग में भी इस तरह का कोई कंसेप्ट नहीं है, आपकी ग्रामर का कोई लेना देना नहीं है, लिस्टिंग में भी कुछ नहीं है। तो आपकी ग्रामर, आपकी स्पेलिंग वो इसमें बहुत मैटर करती है ऐसे में। तो इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, हम अपनी ये ग्रामर की जो थोड़ी सी चीजें हैं वो भी इसमें हमारी क्या हो रही हैं, थोड़ी सी इंप्रूव हो रही हैं। अब जैसे यहाँ पे उन्होंने हमें बताया है कि इसमें जब हम टास्क 1 में समटाइम हम कंपैरिजन भी कर रहे होते हैं, समटाइम नहीं, इवन कि मोस्ट ऑफ द टाइम हमारी जो चीजें होती है वो कंपैरिजन में आती हैं। लाइक अगर आपको दो चीजों में कंपैरिजन करवाना है, दो गेम्स में कंपैरिजन है कि एक गेम की पॉपुलैरिटी कुछ ईयर में इतनी थी, बाद में इतनी हो गई, तो कंपैरिजन, तो हम कंपैरिजन डिग्रीज यहाँ पे यूज करते हैं, हम सुपरलेटिव यूज करते हैं। ठीक है, अब सुपरलेटिव का हमें पता है वो जो एक चीज जो होती है सबसे ज्यादा फेमस हो, ओवरऑल, ओवरऑल जिसकी वैल्यू सबसे ज्यादा हो तो वो सुपरलेटिव में कैटेगरी में फॉल करती है। कंपैरिजन ऑफ कोर्स वो हमें दो तीन चीजों में क्या होता है, एक कंट्रास्टिंग वैल्यूज जो है वो फाइंड आउट करनी होती है, वो कंपैरिजन हो जाता है हमारा। इसकी एग्जांपल इसे उन्होंने दी हुई है, होंडा वाज द मोस्ट पॉपुलर मोटर बाइक। अब द मोस्ट पॉपुलर, अब इसके कंपैरिजन में कुछ है ही नहीं, द मोस्ट आ गया, हमने हमने यहाँ पे क्या क्या यूज किया, अपनी सुपरलेटिव डिग्री यूज की। होंडा प्रोड्यूस द मोस्ट सोल्ड बाइक, मोस्ट सोल्ड मोटर बाइक्स। अगेन यहाँ पे क्या है कि हमारे पास मोस्ट जो इसकी इसने इसकी इंपॉर्टेंस को यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। अगर सपोज हम यहाँ पे डिफरेंट कंपनीज दी होती हैं और उसमें हमने कंपैरिजन करना है, और हम देखते हैं कि एक पे जो हमारा जो ग्राफ है, जो हमारा सपोज कोई भी ग्राफ है वो बिल्कुल बिल्कुल ऐसे एक स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, और दूसरे में ऐसे फ्लक्चुएशन हो रही है, अब वो डिफरेंट कंपनीज की है, तो हम सिंपली इस चीज को हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये जो इंक्रीज है, तो हम कह सकते हैं कि एक स्पेसिफिक कंपनी ने जो है वो सबसे ज्यादा अपनी सेल की है। ओके, तो ये चीज बहुत ज्यादा मैटर करती है कि हमारा टाइम जो है वो एंड हो गया है, इसको हम फिर जो कल जो है कंटिन्यू करेंगे। किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। नो मैम, कोई क्वेश्चन नहीं। ओके चलें, ठीक है, फिर कल मिलते हैं इंशाल्लाह, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।